देखिए कल आप लोगों को BWP प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया गया था, बोल्ज़नो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी। बोल्ज़नो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी में कहा गया था कि कोई भी मेट्रिक स्पेस बोल्ज़नो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तब जबकि उसका हर एक इनफाइनाइट सबसेट अपने लिमिट पॉइंट को खुद में रखे। तो जब आपको किसी भी सेट के लिए बोल्ज़नो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी दिखाना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सेट का उस स्पेस का आर्बिटेरी सबसेट लेंगे, वो भी इनफाइनाइट, आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे और दिखा देंगे कि उसका लिमिट पॉइंट उसी में पाया जा रहा है। अगर आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट उसमें पाया जाएगा तो सारे के सारे इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट उसमें पाया जाएगा और हमारा स्पेस, याद रखिएगा, स्पेस BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए कहा जाएगा। अब आपसे कह रहा है अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP प्रॉपर्टी। क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि x, D हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है जो कि कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने का ये मतलब हो गया कि इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। कॉम्पैक्ट का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। अब हमको दिखाना है कि ये BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हम करेंगे क्या, x का कोई भी आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट लेंगे। मान ले रहे इसका आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट है E, दिखा देंगे कि E का लिमिट पॉइंट इसी में पाया जा रहा है। टू शो, तो हमको ये शो करना रहेगा लिमिट पॉइंट ऑफ E इसी में पाया जाएगा, इसी में पाया जाएगा, चाहे E में पाया जाए चाहे X में पाया जाए। अगर E में पाया जाएगा तो E इज द सबसेट ऑफ X, ऑब्वियसली है कि वो X में भी पाया जाएगा। अब हमको ये बात दिखानी है, उल्टा मान लेंगे कि आपको पता है लिमिट पॉइंट हमेशा दिखाने के लिए उल्टा ही मानते हैं। जब भी दिखाना होगा कि E का लिमिट पॉइंट उसमें पाया जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, X E का लिमिट पॉइंट है लेकिन वो उसमें पाया नहीं जा रहा है। अंत में जाके क्या दिखाते थे, कॉन्ट्रडिक्शन, गलत साबित होती थी बात और कहते थे कि हाँ वो उसी में पाया जाएगा। ठीक इसी तरह से कहेंगे कि x कोई पॉइंट है E का, लेकिन ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। बात पकड़िएगा, जब लिमिट पॉइंट दिखाना होता था तो कहते थे x E का लिमिट पॉइंट है लेकिन उसमें पाया नहीं जा रहा है। जब भी आपको क्लोज्ड दिखाना होता था तो आप कहते थे कि उसका हर एक पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर E को क्लोज्ड दिखाना होता है तो कहते हैं x E का लिमिट पॉइंट है लेकिन x E में पाया नहीं जा रहा है और एंड में जाके कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। इसका मतलब x E में पाया जाता है, एक आर्बिटेरी लिमिट पॉइंट उसी में पाया गया तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जाएंगे और E क्लोज्ड हो जाता था। वहाँ हम कहते थे कि x E का लिमिट पॉइंट है, उसमें पाया नहीं जा रहा है। यहाँ हम कहेंगे x E में पाया जा रहा है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो x को सेंटर मान करके जब हम ओपन स्पेयर खींचेंगे, हम रेडियस को मेंशन नहीं कर रहे हैं, SX लिखे हैं, मतलब x को सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी ओपन स्पेयर जब वो E से इंटरसेक्ट करेगा और हम x को बाहर निकाल देंगे तो वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। रटवाए कैसे थे वहाँ पे, इक्वल टू 5 इज नॉट लिमिट पॉइंट, डज नॉट इक्वल टू 5 इज लिमिट पॉइंट। एक में नॉट होगा तो एक में येस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट पॉइंट होगा, इक्वल है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये रटवाने का तरीका था, इक्वल है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इक्वल नहीं है तो लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, x कॉम्पैक्ट है, इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। फिर हमको दिखाना है कि x BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। BWP प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसके हर एक आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट का
लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। तो हमने इसका एक आर्बिट्रेरी सबसेट ले लिया, इनफाइनाइट सबसेट ले लिया। अब हमको दिखाना है कि ई का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। हमने मान लिया कि एक्स ई में पाया जा रहा है लेकिन वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एक्स को सेंटर मान करके कोई भी ओपन स्पेयर क्यों ना खींचा जाए, वो ई से इंटरसेक्ट करके एक्स को बाहर निकालने के बाद वैल्यू इक्वल टू 5 देगा। ठीक, चलिए अब इतना लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। लिखिए लेट x कॉमा डी, लेट x कॉमा डी बी अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, लेट x कॉमा डी बी अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस and E be an infinite subset of X. And let E be an infinite subset of X. And let E be an infinite subset of X. नीचे से लिखिए टू शो E has limit point in it. To show E has limit point in it. आपको पता है कि अगर E के लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो E में हो भी सकता है और नहीं भी। ये लिमिट पॉइंट की बहुत बड़ी खासियत है। लिमिट पॉइंट की जब बात करते हैं तो स्पेस का पॉइंट लिमिट पॉइंट बनाता है। ये सब रिमार्क हमने स्टार बनवा के लिखवाया है कॉपी में, ठीक है। एक अकेली लिमिट पॉइंट ऐसी चीज़ है जो उस सेट में हो भी सकती है और नहीं भी। मान लीजिए ये ई है तो ई का लिमिट पॉइंट ई में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं है तो ई के बाहर है। मतलब लिमिट पॉइंट हमेशा और हमेशा स्पेस का पॉइंट बनाता है। स्पेस के पॉइंट को ही हम लोग लिमिट पॉइंट बनाने की चेष्टा करते हैं, जबकि बाकी सब डेफिनेशन में अगर इंटीरियर ऑफ ई है तो इंटीरियर ऑफ ई का पॉइंट बनेगा। ओपन स्पेयर है या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो सब सेट का पॉइंट होता है। एक अकेला लिमिट पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें स्पेस का पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए। दैट इज, एक सेकेंड, टू शो E हैज़ लिमिट पॉइंट इन इट, ठीक है। नीचे से लिखिए इफ पॉसिबल, let us consider, if possible let us consider E has no limit point. If possible let us consider E has no limit point. इन ए नहीं लिखवा है, इन इट लिखवा है। इफ पॉसिबल लेट, क्या लिखवा है, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर ई हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अगर ई के पास, देखिए ई के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब स्पेस का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लिखिए दैट इज नो पॉइंट ऑफ स्पेस, that is no point of space is the limit point of E. That is no point of space is the limit point of E. नीचे से लिखिए let small x belongs to x, let small x belongs to x such that x belongs to E, such that x belongs to E, then हमने क्या कहा कि स्पेस का कोई भी पॉइंट E का लिमिट पॉइंट नहीं है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, मान ले रही है x, D कोई मेट्रिक स्पेस है
ई उसका कोई सबसेट है। अगर हम स्पेस के पॉइंट्स लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो ई में पाया जाएगा या तो वो ई में पाया नहीं जाएगा। हमने एक पॉइंट एक्स लिया, एक्स स्पेस का पॉइंट है और तो और एक्स ई में पाया जा रहा है। अगली बार हम स्पेस का एक पॉइंट वाई लेंगे जो ई में पाया नहीं जाएगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? हमने स्पेस में एक पॉइंट एक्स लिया जो ई में पाया जा रहा है, लेकिन हमने कहा था कि स्पेस का कोई भी पॉइंट ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। स्पेस का कोई भी पॉइंट ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब एक्स को सेंटर मान करके कोई भी ओपन स्फीयर खींचे तो वो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, लिखिए, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, then there exists an open sphere, then there exists an open sphere Sx स्मॉल x होगा, Sx यहाँ लिखा है दीपांजलि, Sx such that ये Sx इंटरसेक्शन E माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, Sx इंटरसेक्शन E माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एक ओपन स्फीयर ऐसा पाया जाएगा, एक ओपन स्फीयर ऐसा पाया जाएगा ये Sx है जो E के केवल एक पॉइंट को कॉमन रखेगा और वो क्या है, x। मरी से मरी हालत में इसमें कुछ हो या ना हो सेंटर होता है, सेंटर कौन होगा, x। तो Sx और E में केवल x कॉमन है, तभी उसको बाहर निकाल दिए तो वैल्यू क्या मिली, 5। Sx और E में, ये सब हम बाकी पॉइंट्स बनाए, Sx और E में केवल एक पॉइंट x कॉमन है, अगर हमने इस x को भी बाहर निकाल दिया तो वैल्यू क्या मिलेगी, 5। ठीक है, लिखिए अब इस बात को नीचे से लिखिए, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर Sx, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर Sx, comma which contains no point of E, which contains no point of E, which contains no point of E different from x, which contains no point of E different from x। ठीक, अब शब्द को केवल पकड़ी कर, जानती है थ्योरम है केवल एक पेज का, केवल शब्दों का खेला, इसीलिए हम इतना इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको शब्दों में पढ़ने में दिक्कत ना आए। शब्द पकड़िएगा, Sx में E के कितने पॉइंट्स हुए, एक, कौन, x। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हुए, एक, मैक्सिमम एक पॉइंट, उसको मैथमेटिक्स में कहते हैं एट मोस्ट 1 एलिमेंट। मतलब Sx में E का एट मोस्ट 1 एलिमेंट पाया जाएगा। ठीक है, मेरे शब्द से कोई दिक्कत नहीं। अब इस शब्द को लिखिए, नीचे से लिखिए, हैंस Sx हैज एट मोस्ट एक में ही लिखिएगा, हैंस Sx हैज एट मोस्ट 1 point of E, hence Sx has at most 1 point of E। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब E के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके हम ओपन स्फीयर खींचेंगे तो वो E के केवल और केवल एक ही पॉइंट को अपने में रखेगा, ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़े, इतने में कोई डाउट आप लोग में से किसी को नहीं? चलिए
अब हम डिस्कशन करने चल रहे हैं y पे। अब हम स्पेस का एक पॉइंट y लेंगे, लेकिन वो E में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, लिखिए सिमिलरली, नीचे से लाइन चेंज करके, सिमिलरली y belongs to x, y belongs to x such that y does not belongs to E, such that y does not belongs to E। अभी आपने कहा था स्पेस का कोई भी पॉइंट E का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो स्पेस का ये वाला भी पॉइंट E का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मतलब ओपन स्पेयर अगर हम लें y को सेंटर मान करके, और जब वो E से इंटरसेक्ट करेगा और हम y को बाहर निकाल दें, y E में नहीं है तो बाहर निकाले या ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी 5। लिमिट पॉइंट नहीं है इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट है डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए अब लिखिए देन देयर एग्जिस्ट, फिर से बोल रहे हैं सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू x सच दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू E, देन देयर एग्जिस्ट an open sphere sy, then there exists an open sphere sy which contains no limit point of E, which contains no limit point of E, which contains no limit point of E, that is ये, that is sy intersection E minus y is equal to 5। चलिए भाई इसका भी हमको जरा मतलब बताइए। इसका मतलब sy का जब E से इंटरसेक्शन लेंगे तो दिख रहा होगा इसका इससे इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू क्या आएगी 5। इसका मतलब sy E के किसी भी पॉइंट को खुद में कंटेन नहीं करेगा। ठीक, अब देखिए बस मेरी इमेजिनेशन को इमेजिन करिए। E में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स थे। E के बाहर 1 2 3 4 5 पॉइंट मान लिया। ठीक, देखिए अमृता, इसका इन 5 ओपन स्पेयर प्लस इन सारे ओपन स्पेयर का अगर हम यूनियन ले लें तो उस यूनियन लेने पर सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा स्पेस मिल जाएगा। स्पेस में हमारे पास 9 5 14 पॉइंट्स हैं। अगर हम इन सब ओपन स्पेयर्स का यूनियन ले लें तो उन ओपन स्पेयर में मरी से मरी हालत में सेंटर होगा ही होगा। जब मरी से मरी हालत में सेंटर होगा तो उस केस में वो 14 पॉइंट्स उन ओपन स्पेयर के यूनियन में पाए जाएंगे, और वो 14 पॉइंट ही तो क्या है स्पेस। तो स्पेस उन सारे के सारे ओपन स्पेयर के यूनियन में कंटेन कर जाएगा। चूँकि ये हमारा स्पेस है तो स्पेस के केस में इक्वलिटी लगती है, मतलब ये सारे के सारे ओपन स्पेयर्स ओपन कवर का काम करेंगे। ठीक है, बात मेरी पकड़ रहे हैं। अगर x को हम लिखें तो x इन 14 पॉइंट का यूनियन होगा। किसका किसका, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कितने पॉइंट्स हैं 14। आपको पता है x1 पाया जाएगा sx में, ठीक, x2 पाया जाएगा sx2 में, x3 पाया जाएगा sx3 में। तो सिंगल्टन सेट x1 अमृता कभी बताए हैं ये कंटेन करेगा sx में। सेट में कंटेन करता है, पॉइंट बिलोंग करता है, लिखवाए थे हम अपने हाथ से। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंटेन कर जाएंगे इन सब के
यूनियन में, मतलब x भी इन सबके यूनियन में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। और कोई भी चीज़ स्पेस के बाहर तो जाती नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ स्पेस में भी कंटेन कर जाएंगी। तो स्पेस के केस में क्या आता है, इक्वलिटी। ठीक, लिखवा दें अब ये चीज़। और ये ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट्स, ओपन सेट्स का कलेक्शन जो कि x को कंटेन कर रहा है, तो क्या बनाएगा, ओपन कवर बनाएगा। ठीक, देखिए 10, नीचे से लिखिए 10 Sx, Sy का कलेक्शन है ना, Sx, Sy का कलेक्शन, जहाँ x कहाँ पाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे देख के बताइए, x कहाँ पाया जा रहा है, E में, और y कहाँ पाया जा रहा है, E में पाया नहीं जा रहा है। ठीक है, लिखिए। अच्छा, E में ना पाया जाने का मतलब कहाँ पाया जाएगा, E कॉम्प्लीमेंट में। लिखिए 10 Sx, Sy, x belongs to E, y belongs to E complement, बोले, is an open cover of capital X, is an open cover of capital X, is an open cover of capital X। नीचे से लिखिए since X is compact, since X is compact, तो इस ओपन कवर का क्या मिलेगा, फाइनाइट सब कवर। सिंस x is compact, then there exist finite sub collection, then there exist finite sub collection। भावना सब कवर कलेक्शन लिखवाइए, इसका कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, Sxi Syi, जहाँ i की वैल्यू 1 से n, वेयर xi पाया जाएगा E में और yi पाया जाएगा E कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, लिखिए then there exists a finite sub collection Sxi, Syi, I is equal to 1 to n, where xi belongs to E and yi belongs to E complement, such that x is equal to, इन दोनों के यूनियन के फॉर्म में लिखा जाएगा, यूनियन Sxi यूनियन Syi, I is equal to 1 to n। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n Sxi यूनियन, ये एक बार इस पे आएगा, ये एक बार इस पर आएगा। जब इस पर आया तो ये चीज़ यूनियन, अब ये इस पे आएगा यूनियन Syi, I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, लिखिए फरवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। फरवरी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा और मार्च में आपका एग्ज़ाम। हमको उम्मीद है कि इस बार फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में केवल वाइवा होगा, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है। नहीं, मैथ्स में तो थियोरेटिकल होता ही होता है भाई, जब आप, और क्या
प्रोजेक्ट एक फ़ाइल बनानी होती है, उस प्रोजेक्ट फाइल में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की 14 किताब से एक एक टॉपिक लिखना होता है, एक टॉपिक जो आपको पसंद हो, 1.5 पेज का। बस फिर कॉपी आपके पास जाती है टीचर के पास, पूछना शुरू करता है। पहले पूछता है क्या पढ़े, आप बताएंगे कोई टॉपिक। हाँ, शुरू करेगा बेसिकली थर्ड ईयर से, आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है। बच्चा पहले ही भौएं भौएं रोने लग जाए तो वहीं रुक जाता है। अरे हम तो लड़कों को रोते हुए देखे हैं वाइवा लेते टाइम, तो हमको तो सर कहते थे तुम जाके बैठ जाओ। हम क्या, हमने सर इतने क्रूर थोड़ी ना है कि बच्चे हमको देख के बुकुर बुकुर रोने लग जाते हैं। हम तो बस पूछते हैं कि भाई क्या पढ़े हो, अच्छा ये पढ़े हो, उसी में बुकुर 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 रोने लगेंगे जैसे हम खा जाएंगे सबों को। ठीक है, तो हमको तो जनरली इसीलिए बैठा देते हैं कि तुम बैठ जाओ। तुम पूछती हो तो वो सब रोने लगते हैं। हम क्या भाई रोने क्या लगते हैं। अब ठीक है, तो पहले पूछेंगे क्या पढ़ी हो, बताएंगे आप जनरली थर्ड ईयर का ही टॉपिक, वो पूछेंगे, फिर वो बता लेंगे तो और पूछेंगे, और पूछेंगे तो और पूछते पूछते सब पूछ डालेंगे। नहीं बताएंगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं बताएंगे तो भगा देंगे, उसी हिसाब से नंबर देंगे तो पूछते रहेंगे जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, है ना। जब तक हम लोग रुक ना जाए बताने में, तब तक नहीं नहीं नहीं, भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। टाइम नहीं, पहले दिन का थोड़ा सा तगड़ा होता है स्टार्टिंग का, फिर धीरे धीरे भगाना शुरू, फटाफट फटाफट फटाफट। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा वाइवा में बहुत अच्छा रहा, हमेशा। मतलब हमको याद है 11th से वाइवा मेरा शुरू हुआ था फिज़िक्स में। 11th में खैर फेमस ही थे कि वाइवा बहुत अच्छा देती है। 12th में जब हम वाइवा देने गए, आप विश्वास नहीं करेंगी, एग्ज़ामिनर जो आया था वो यही बोला, हम यूपी बोर्ड से थे, यही बोला कि इनका नंबर हम काटे कहाँ। हम गए, हमको अभी तक याद है, एसपी सर करके मेरे फिज़िक्स के सर थे, सत्य प्रकाश सर। वो पहले नवल्स में पढ़ाते थे, नवल्स छोड़ के वो मेरे स्कूल में आए थे। मतलब ठीक ठाक मेरी इस समय जो मेरी उम्र है, इतनी उम्र उनकी उस समय रही होगी। बस गए हैं हम और इतना वो बोले हैं कि ज़रा इसका मज़े में लीजिएगा, हमको बहुत भरोसा है कि ये बताएगी। उसके बाद तो वो इत्मीनान से बैठा है एग्जामिनर, और घड़ी की सुई से 48 या 49 मिनट का मेरा वाइवा हुआ था। 48-49 मिनट मेरा हुआ, बाहर सबके ये प्राण सूख गए कि पूछ क्या रहे हैं इससे। वो हमसे फ़िज़िक्स में पूछना शुरू किए थे। मतलब वो मेरा जीवन का फर्स्ट एक्सपीरियंस, और हम भी ये सोचे सामने वाला पागल है, जितना जानते हो बस बता दो। जो वो पूछे लगातार हम बताना शुरू किए, पटर 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 पटर। 48 मिनट के आसपास, 48-49 मिनट वो मेरा वाइवा लिया था। अंत में वो लेने के बाद यही बोला, इसका नंबर हम काटे कहाँ। ठीक है, और प्रैक्टिकल हम हमेशा पूरा करते थे। फिर यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला प्रैक्टिकल सेक्सटेंट। क्यों? पहली बार में, वो केवल उस बच्चे को मिलता है जो वाइवा पहली बार में क्लियर कर लेता है। हम थे, और मेरे साथ एक मोटा सा लड़का था, हमको याद है वो 2-3 महीने बाद छोड़ दिया था। उसका उसमें हो गया था, आईआईटी में हो गया था, बीटेक में चला गया था, फिर छोड़ करके गए। यहाँ वाइवा लिए, फटाफट फटाफट हम बता करके वाइवा। मतलब अगर आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट में, हमको शांतनु सर, ठीक है, और 2-3 सर जो आपके ये सब आते हैं, ये सब खूब हमको अच्छे से पहचानते हैं। यही कहते हैं 2 साल 3 साल के इतिहास में इस लड़की का वाइवा ऐसा कभी था ही नहीं कि क्लियर ना हो। पहली फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट वाइवा क्लियर। और हमारे समय तो वो बड़ी बड़ी खिड़की से कॉपी ऐसे नीचे फेंक देते थे, किसी की पेड़ पे लटक जाए, किसी की कहीं जाके अपना ढूंढो। इतना गुस्सा था टीचर्स में। लैब में, अगर फिज़िक्स लैब में आप लोग गए होंगे तो देखो खिड़कियों में जाल नहीं लगा है, बस खुली खिड़कियाँ हैं, वहीं बैठते हैं, बस कॉपी फेंक देते थे नीचे। पेड़ पे लटके तो ठीक, नीचे गिरे तो ठीक, उनकी ड्यूटी नहीं है, भाड़ में जाओ। तो ये एक मेरा प्लस पॉइंट रहा पूरे जीवन भर, जिसका हम रिगार्ड करते हैं। बाकी तो नंबर तो सबका आता है, हमको नंबर का वो नहीं कि मेरा 95 आ गया तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम इट्स ओके, हम उसका इतना वो नहीं करते, लेकिन हाँ इस चीज़ का हम हमेशा रिगार्ड करते हैं कि मेरा वाइवा फिज़िक्स में फर्स्ट अटैम्प्ट टू द फर्स्ट क्लियर हुआ। और 3 साल में ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं था जो हमने नहीं किया। 3400-3500 प्रैक्टिकल। अरे मेरी प्रैक्टिकल कॉपी सब ले के भाग गए, ऐसा समझिए, रीडिंग के चक्कर में कि रीडिंग मिल जाएगी। तो ख़त्म, कॉपी वॉपी सब ख़त्म, सब चली गई। अब रीडिंग छाप रहे होंगे, पता नहीं किसके पास होगी। 3 साल की। पहले कौन सा पेपर होता है, फिजिक्स की ना? पहले फिज़िक्स होता है। आई अरे हमको कुछ नहीं। दरअसल फैमिली बैकग्राउंड का ना बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब मेरे पापा
थे बिजनेसमैन, तो उनका यही था इतना हम बेटी को पढ़ा के करेंगे क्या, हमको तो एक लड़का देखना है और बिजनेसमैन से शादी करनी है। फिर किस्मत मेरी देखिए, हम 12th टॉप किए, 11 टॉप किए, बीएससी टॉप किए, घर पे मीडिया वाला आके खूब इंटरव्यू लिए, एमएससी में मेरा 18 साल का रिकॉर्ड टूटा। विश्वास नहीं करेंगे, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक लगातार मेरी पेपर में फ़ोटो आई थी। हर पेपर में मीडिया वाले फ़ोन कर करके घर तक पहुंचते थे, क्योंकि कॉलेज से निकल चुके थे भाई, घर तक पहुंचते थे। फ़ोन आता था, हाँ आप बोल रही हैं, हम लोग घर आना चाह रहे हैं। फिर पापा मम्मी को बुला के इकट्ठा करो, खुद तैयार होकर बैठो, इंटरव्यू होता था। ये हाल था। तो एक शुरू से दिमाग में यही थॉट थी कि भाई पापा तो भेजेंगे नहीं। गेट मेरा क्वालिफाई हुआ 2014 में, जनवरी 2014 में हमने दिया था। स्पेशली एमटेक के लिए होता है। एमटेक के लिए होता है, किसी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में जाने के लिए होता है। बार्क में मेरा हो गया, हैदराबाद की ब्रांच मिली, मेरी नानी वहीं रहती थी। पापा के हम तो नहीं भेज पाएंगे भाई, अब शादी वादी करेंगे, अब की लड़का तुम्हारे लिए देखेंगे, तुमको पढ़ाएंगे। और हम सबसे छोटे, तो उनको ये था तुम्हारी करके जिम्मेदारियाँ पूरी करें। चलो ठीक भी बात है। तो पापा ने मना कर दिया, तो हमने गुस्से में रिसर्च भी नहीं किया यहाँ से कि हम भी नहीं करेंगे, जब करना ही नहीं है। तो ये क्या पता था कि किस्मत गोरखपुर में ही शादी कर देगी, और गोरखपुर में ऐसे परिवार में जो पढ़ाई को फिर शुरू करा देगा। ठीक है, तो किस्मत ना, हम क्या बोले, कोई नहीं जानता आपको कब क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप को अपनी चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रखें। मौका मिले तो एकदम खड़े हो जाए डट के कि हम तैयार हैं। ये नहीं अरे बाप रे अब हम कैसे पढ़ेंगे। सोचिए हमने अपने नेट का एग्ज़ाम 7 साल बाद दिया, पढ़ाई छोड़ने के 7 साल बाद बार क्वालिफाई हुए। कुछ नहीं, कहाँ, अरे ऐसे बस दे दिए थे। बेटा था मेरा कितना, 1.5 साल का। पापा बोले फॉर्म आया है भर दो। हम क्या पढ़े वढ़े कुछ नहीं है, पढ़ाते भी हैं तो 2 पेपर 3 पेपर, सब थोड़ी ना पढ़ाते हैं कि आइडिया होगा। और उस समय मेरा पढ़ाना भी छूट रखा था, क्योंकि बेटा हुआ, शादी, तो हमने 3 साल बीच में ड्रॉप कर दिया था सब कुछ। 2015 से लेकर के 2018 तक सब ड्रॉप था मेरा। अब क्या भर दो, हम क्या भर दें, अरे भर दिए, पेपर दे दिए, 3 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया, पास हो गए। इंटरव्यू की डेट आई, इंटरव्यू इतना बढ़िया हुआ। तो सुधीर सर बोले, ये वीडियो हमको भेज दीजिएगा, आपकी स्टोरी एकदम इंस्पिरेशनल है। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो किस्मत मानते हैं। फिर सुधीर सर बोले कि यार तुमको सब याद है, केवल वो शब्द, और वो ये बोले कि तुम मेरे अंडर में रिसर्च करोगी। मेरे डिपार्टमेंट में आधे से ज़्यादा बच्चे हमसे जलते हैं। क्यों? कहते हैं कि यार एक तो आई इतने साल बाद, रेगुलर नहीं आती हैं, फिर भी हेड ने इनको अपने अंडर में रिसर्च कराया। ठीक है, तो आधे तो इसलिए जलते हैं, और बहुत लाड़ से रिसर्च कराते हैं। सबको बोल रखे हैं 10 से 4 बैठना है, हम 11 बजे पहुंचते हैं, 2:30 बजे भाग आते हैं। उनको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। और वो सब अपने परिवार की बात हमसे करते हैं, क्योंकि उनको पता हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हैं, बाल बच्चों वाले, हम लोग भी चीज़ों को समझते हैं, और सब इम्पॉर्टेंट काम हमसे कराते हैं। तो ये एक किस्मत होती है। हमको ये लगता है कि अब मेरी किस्मत नहीं, अब हम मेहनत नहीं करते, ये मेहनत पहले की है जो अब रंग ला रही है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं जितना इनपुट आप दोगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा। जो मेरा इनपुट था शायद वो यूनिवर्सिटी टॉप करने से ज़्यादा था, उसी का आउटपुट आज हम भुगत रहे हैं कि हम बिना पढ़े पढ़ाने में सक्षम हैं। ठीक है, हम नहीं पढ़ते हैं, क्लास में खड़े हो तो हमको पता है हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो वो उसी दिन का इनपुट है जो आउटपुट के रूप में मिल रहा है। और ये जो मेरी कामचोरी है इसका भी आउटपुट कभी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब टाइम ही नहीं है पढ़ने पढ़ाने का, कहाँ से टाइम निकाले, टाइम ही नहीं है एकदम। तो कभी भी ये मत सोचिए कि इनपुट देने से कुछ घट बढ़ जाएगा। जो देंगे वही घूम करके आपको मिलेगा। आज मेरी पहचान क्या बन गई है समाज में, मेरे फादर इन लॉ, हमको लगता है इस डेथ में पूरा समाज आया होगा मेरे यहाँ। रोज़ गेस्ट आते हैं, रोज़ कम से कम 100 कप चाय बनती है, रोज़ इतने गेस्ट आते हैं। सबको यही बोलते हैं मेरी बहू है कोचिंग खोल रही है। तो मेरी बहू है, ठीक है, आपका सम्मान है, कोचिंग खोल रही है वो मेरा सम्मान है। ठीक है, तो बहुत अंतर होता है। आप किसी के पीछे पहचाने जाएं और आप अपने आप में पहचाने जाएं, 2 चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। पहचान तो है ही भाई, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, लेकिन हम क्या हैं वो मेरी पहचान है। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा सरनेम नहीं चेंज होने दिया। शादी के बाद हम आए, मेरा चेंज होना था, पासपोर्ट बनना था, वो कार्ड बोले नयन गोयल मोदी, ठीक है, नहीं चेंज होने दिया। तो मॉरल सपोर्ट बहुत मिला भाई, आप कुछ करेंगे तो सामने वाला भी आपके लिए करेगा। हमने अपना सरनेम नहीं चेंज किया, मेरा सरनेम वही रहा, बस आगे एक टाइटल और जुड़ गई।
तो अपनी पहचान बनाइए। और हमको ये लगता है केवल यहाँ तक सीमित मत रहिए, हो सकता है हम भी एक बहू होते अच्छी, ठीक है, खुश हैं, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, यही ज़िंदगी, क्यों स्ट्रगल करें भाई जब सब है तो। लेकिन अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा बनाइए, मरते दम आपकी पहचान आपके काम आएगी बस। तो कोशिश करिए अपनी पहचान बनाने की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए लिखिए, नीचे से लिखिए। अब देखिए ज़रा, आपने कहा था कि इसमें ई का केवल एक ही एक पॉइंट होगा, एट मोस्ट 1 पॉइंट, है ना। जैसे इसमें कुल मिलाकर के n एलिमेंट्स हैं, 1 से n ओपन स्पेयर है। टोटल कितने ओपन स्पेयर हैं? n। और एक ओपन स्पेयर में कितने एलिमेंट हैं? 1। तो n ओपन स्पेयर में कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट ऑफ E, है ना। SYI में E का एक भी मेंबर नहीं है, तो इन सब में E का कोई भी मेंबर नहीं होगा। n + 0 करेंगे तो कितना मिला? n। मतलब E में कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स हो गए? n, फाइनाइट। लेकिन आपने तो कहा था कि E इनफाइनाइट है, और अभी आप कह रहे हो कि E फाइनाइट है। कॉन्ट्रडिक्शन मिला, बात गलत हुई। बात गलत हुई तो अपनी गलती को सुधारिए, इसका मतलब उसका लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। ठीक है, बात समझे हम क्या बोले हैं? हमने आपसे कहा कि SXI में E का एक एक पॉइंट होगा। कुल टोटल कितने SXI हैं? n। एक SXI में E का एक पॉइंट, तो n SXI में E का n पॉइंट, तो E में टोटल कितने पॉइंट्स हुए? n। E कैसा हो गया? फाइनाइट। लेकिन E पहले कैसा था? इनफाइनाइट। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने कुछ गलत माना। अपनी गलती को सुधारेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। नीचे से लिखिए, सिंस ईच SXI, सिंस ईच SXI has at most 1 point of E, has at most 1 point of E, has at most 1 point of E, and each SYI does not have any point of E, does not have any point of E, which shows that E has finite set, which shows that E has finite set, which is contradiction, which is contradiction। नीचे से लिखिए, hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong। नीचे से लिखिए, therefore an infinite set E, an infinite set E must have limit point in compact set, must have limit point in compact set X, D, set X, D। नीचे से लिखिए, thus a compact metric space X, D, thus a compact metric space X, D possess Bolzano-Weierstrass property, possess
बोल्जेनो-वीस्ट्रेस प्रॉपर्टी, possess बोल्जेनो-वीस्ट्रेस प्रॉपर्टी। समझ में आया ये थ्योरम? डायग्राम बना लीजिए। हो गया भाई? चलिए, ये एक सेक्शन इसका ये ख़त्म। जैसे हम आपको सेक्शन वाइज पढ़ाए, सबसे पहले हमने कॉम्पैक्टनेस आपको पढ़ाया, कॉम्पैक्टनेस से हम लोग अप्रोच किए BWP प्रॉपर्टी पे। अब सेकंड हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस पे, इसी सब चैप्टर में है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट पढ़ेंगे तो ये एक सेक्शन फिर ख़त्म होगा। फिर हम लोग हाइन बोरल पढ़ेंगे, फिर हाइन बोरल के बाद लेबेग नंबर, एप्सिलॉन नेट पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा 5-6 पार्ट में डिवाइडेड है और हर चीज़ इंडिविजुअल है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हेडलाइन डालिए, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट। सीक्वेंशियली का मतलब सीक्वेंस से है। कहते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट। देखिए, मान लेते हैं x, D हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है, ठीक। सीक्वेंशियली का मतलब अगर हमने इसमें कोई सीक्वेंस लिया, अगर हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस सेट होगा तो ई को कंसीडर करना पड़ेगा, स्पेस होगा तो ई को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। x, D मैट्रिक स्पेस है, मान ले रहे ई एक्स का कोई सबसेट है। ई के हर एक सीक्वेंस का, ई के हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ई में ही कन्वर्ज कर जाए तो कहते हैं कि ई सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट है। तो इसमें अगर कभी हमको सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट प्रूफ करना होगा तो हम कोई सीक्वेंस लेंगे, उसका सब सीक्वेंस लेंगे और देखेंगे कि वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो ई में है या नहीं। ई में हुआ तो ई सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, वरना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए, सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए, सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए, इसीलिए उसका नाम दिया है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, तो कहते हैं कि मान लीजिए x, D हमारा कोई मेट्रिक स्पेस है। अगर इस मेट्रिक स्पेस का के हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस x में ही कन्वर्ज कर जाए तो x को सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस कहते हैं।
ठीक है, लिखिए। पहला है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट, पूछा हुआ है, ये डेफिनेशन आती है इसकी। हाँ, लिखिए, अ सबसेट E of a metric space X, a sequence E of a metric space X is said to be sequentially compact set, is said to be sequentially compact set if every sequence in E contains a subsequence which converts to a point in E, which converts to a point in E। ठीक है, दूसरी हेडलाइन डालिए, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। लिखिए, अ मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, a metric space capital X is said to be sequentially compact space, if the underlying set capital X, underline underlying underlying set X, अंडरलाइंग सेट X का मतलब कैपिटल X की बात कर रहा है। अंडरलाइंग का मतलब होता है जो हमारे पास है, अंडरलाइंग, लाइन का मतलब पाया जाने वाला, अंडर मतलब जो यहाँ पाया जा रहा है, मतलब अंडरलाइंग सेट X इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। क्या मतलब हुआ कि X के हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस X में ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दैट इज every sequence in X has a convergent क्या चीज in X has a convergent subsequence in X, has a convergent subsequence in X, मतलब X में हम कोई भी सीक्वेंस लें उसका सब सीक्वेंस भी X में ही कन्वर्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, R, D यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस का मतलब समझ ही गए होंगे, है ना। R रियल लाइन, D इज सच दैट R क्रॉस R टू R dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। अब देखिए, इसका एक सबसेट ले रहे हैं, E इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1। जाहिर सी बात है ये R का क्या रहा होगा, सबसेट। x, D लिया, फिर उसका सबसेट E लिया, ठीक। अब हम E में कोई सीक्वेंस ले रहे हैं 1/n, ये सीक्वेंस है, दिख रहा होगा 1/n।
इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक सेट को कंबाइन करने का काम करता है। आगे बढ़े। अब देखिए इस सीक्वेंस के एलिमेंट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ठीक, इस सीक्वेंस का एक हम सब सीक्वेंस ले रहे हैं 1/2n। ये इसका सब सीक्वेंस होगा, मतलब सबसेट होगा। कैसे? 1 रखेंगे तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। चूंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं तो ये इसका सबसेट होगा, मतलब सब सीक्वेंस होगा। ठीक, कन्वर्ज किस पॉइंट पे करेगा? ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट करिए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो 0, मतलब ये कन्वर्ज करता है 0 पे एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किस पॉइंट पे कन्वर्ज किया? 0 e में है, तो e का सीक्वेंस का सब सीक्वेंस e में कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब e सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, एक सेट ले रहे हैं e इज इक्वल टू 1, -1। फाइनाइट सेट है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 2, कौन कौन से? 1 और -1। और मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस। R, D यूजुअल मेट्रिक स्पेस है, उसमें हम कोई सबसेट ले रहे हैं e इज इक्वल टू 1, -1। ऊपर वाला e इनफाइनाइट था, नीचे वाला e फाइनाइट है। ठीक, इसमें एक सीक्वेंस ले रहे हैं, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें एक सीक्वेंस ले रहे हैं -1 पे पावर n। ठीक, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसमें? 1 और -1। ठीक, इवन होगा तो 1, ऑड होगा तो -1। रिपीट करता है, आपको पता है सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं -1 पे पावर 2n। इवन ही होगा, इसमें केवल क्या पाया जाएगा? 1। ऐसे लिख दे रहे हैं 1, 1, 1, 1, 1, 1 सो ऑन। और यहाँ पे भी मेरा मन ऐसे नहीं कर रहा लिखने का, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 एंड सो ऑन। ठीक, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो ये इसका सब सीक्वेंस है। किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे, है ना? किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे। देख लीजिए सब 1, 1, 1, 1 मिल रहा है। कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे। जब 1 पे कन्वर्ज करेगा तो 1 तो इसमें है, ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होता है ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें n का कोई भी मान क्यों ना ले, सारे के सारे केवल एक वैल्यू पे मैप कर रहे हैं। ऐसे सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। और आज यहाँ बैठा लीजिए, कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है और इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 1 पे, लेकिन 1 तो ई में है, मतलब इसका सब सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कहाँ? ई में। इसका मतलब ई कैसा होगा? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल में पहला, लेट ई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1, लेट ई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1 be any subset in usual metric space R, D. Be any subset in usual metric space R, D. Be any subset in usual metric space R, D, which is sequentially compact, because if
ये 1/n इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, डैश 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 be a sequence in E, be a sequence in E, be a sequence in E, then it has a subsequence, then it has a subsequence ये 1/2n is equal to 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, डैश 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 हो गया, which converges to a point, which converges to a point 0 belongs to E, which converges to a point 0 belongs to E. हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, a finite set, a finite set E is equal to करली ब्रैकेट में 1, -1, करली ब्रैकेट में 1, -1 in usual metric space R, D, in usual metric space R, D is sequentially compact, in usual metric space R, D is sequentially compact because if -1 to the power n is equal to, ये पूरा करली ब्रैकेट में, because if -1 to the power n is equal to करली ब्रैकेट में -1, -1, -1, -1, डैश 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 be a sequence in E, be a sequence in E, then it has a subsequence, then it has a subsequence -1 to the power 2n is equal to करली ब्रैकेट में 1, 1, भाभी यहीं से चली जाइए, खुला है ये, हाँ बगल वाला खुला होगा, ये यही वाला, इसी का ब्राउन वाले का ही, ठीक, हाँ खींचिए भाभी, एक सेकेंड, हाँ राधे राधे। चलिए लिखिए, subsequence -1 to the power 2n is equal to 1, 1, which converges to a point, 1 belongs to E, which converges to a point 1 belongs to E, which converges to a point 1 belongs to E. क्लियर है ये? थ्योरम लिखिए, लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, प्रूव दैट a metric space is sequentially compact, prove that a metric space is sequentially compact if it satisfies BWP, if it satisfies
BWP, if it satisfy BWP, देखिए क्या कह रहा है, पहली दफ़ा हम लोग अपने मेट्रिक स्पेस को सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट मान लेंगे और दिखा देंगे कि वो BWP प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। दूसरे केस में हम लोग मान लेंगे कि BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो दिखाएंगे कि वो क्या होगा, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। देखिए इसमें सब क्यों ये बहुत टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली डेफिनेशन को ही लेकर के कन्फ्यूज़न होता है। तो हम आपको पर्सनली ये सलाह देंगे कि जब भी कोई थ्योरम आपके सामने आए, जैसे अब ये जो इफ़ एंड ओनली वाला थ्योरम आपको मिला है, ऐसे कम से कम 7-8 थ्योरम अभी आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। BWP, कॉम्पैक्टनेस और सिक्वेंशली कॉम्पैक्टनेस को लेकर के ये तीनों ऐसे साइकिल बनाती हैं अपने बीच में। कॉम्पैक्टनेस, BWP, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, इन तीनों के बीच में इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, ट्रायंगल बनता है। आगे बताएंगे ये चीज़ आएगी जब, तो तब तक के लिए ये जानिए कि इस तरीके के 5-6 थ्योरम इफ़ एंड ओनली इफ वाले को मिलने वाले हैं। याद करने का तरीका, दोनों प्रॉपर्टी को पहले माइंड में रीड कर लें कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे हमको सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट और BWP चाहिए। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट के लिए x में एक सीक्वेंस लेंगे, उसके सब सीक्वेंस को x में ही कन्वर्ज दिखाएंगे, ठीक है। BWP के लिए एक इनफाइनाइट सबसेट लेंगे और दिखा देंगे कि उसका लिमिट पॉइंट उसी में ही पाया जाएगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है भाई? अगर उसको सेंटर मांगकर ओपन कर बनाए, सब भूल जाइए, ये सब मैट्रिक स्पेस पूरा भूल जाइए। पहले आप लोग पढ़ते थे सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वही पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वही पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाएगा। संबंध कुछ दिखा दोनों में, इसमें सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज किया वही पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट। वही अगर सेट में पाया जाने लगा तो वो BWP प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो रिलेशन यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, अब लिखिए, लेट x, D be a metric space. Let x, D be a metric space which is sequentially compact. Let x, D be a metric space which is sequentially compact. Let x, D be a metric space which is sequentially compact. And let E be an infinite subset of x. And let E be an infinite subset of x. देखिए हमने मान लिया x, D सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है। हमको दिखाना क्या है कि वो BWP प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब उसका आर्बिटेरी इनफाइनाइट सबसेट लिमिट पॉइंट खुद में रखेगा, ठीक है। तभी हमने नीचे लिख दिया कि E be any इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x, ठीक है। लिखिए टू शो x satisfy BWP, to show x satisfy BWP, to show x satisfy BWP, comma, it is sufficient to prove that infinite set E has limit point in it. Infinite set E has limit point in it. Infinite set E has limit point in it. ठीक, फिर नीचे से लिखिए। अब हम सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट का यूज़ कर रहे हैं। सीक्वेंस लेंगे, सब सीक्वेंस लेंगे, ई में ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लिखिए लाइन चेंज करके, लेट xn
be any sequence in E, let xn be any sequence in E which contains distinct terms, which contains distinct term। यहाँ पे हम एक सेकेंड रुकना चाहेंगे। डिस्टिंक्ट टर्म का क्या मतलब हुआ? अभी हमने जस्ट आपको दो तरह के सीक्वेंस दिखाए थे, एक कांस्टेंट सीक्वेंस दिखाया था, एक 1/n वाला सीक्वेंस दिखाया था। 1/n वाले में एक्सपेंड करने पे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, डैश डैश डैश, सारे के सारे टर्म क्या थे? डिस्टिंक्ट। फिर दूसरा सीक्वेंस था आपका 1, -1 या 1, 1, 1 वाला। उसमें हमने आपको बताया कि कांस्टेंट सीक्वेंस होता है तो वो हमेशा क्या होता है? कन्वर्जेंट। इसीलिए हमने डिस्टिंक्ट लिखा दिया, क्योंकि हम इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हमने कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट सीक्वेंस लेंगे तो वो तो कन्वर्जेंट होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे मैम तो बहुत चालाकी कर गई, कांस्टेंट सीक्वेंस ले ली और जो कांस्टेंट नहीं होगा उसमें क्या होगा? तो इसीलिए हमने नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस लिया। नॉन कांस्टेंट का मतलब जिसके सारे टर्म एक जैसे ना हो। एक जैसे ना हो मतलब अलग अलग हो, अलग अलग हो मतलब डिस्टिंक्ट हो। ठीक, चलिए अब आगे लिखिए। कंटेन्स डिस्टिंक्ट टर्म्स, नीचे से लिखिए। अगर xn e में सीक्वेंस है तो xn x में भी सीक्वेंस होगा। क्यों अमृता? है ना? लिखिए, दिस इम्प्लाइज xn be a sequence in capital X also. This implies xn be a sequence in capital X also. This implies xn be a sequence in capital X also. हो गया? xn be a sequence in capital X also. फिर नीचे से लिखिए, since x is sequentially compact, since x is sequentially compact, since x is sequentially compact, तो इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा जो x में ही क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। नीचे से लिखिए, therefore the sequence xn has a convergent subsequence, therefore the sequence xn has a convergent subsequence। चलिए भाई बताइए, सब xn का सब सीक्वेंस कैसे लिखाएगा? एक इंडेक्स बढ़ जाएगा ना। हम मान ले रहे हैं xn के, ब्रैकेट में लिखिएगा से, लिखिए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस xn के ब्रैकेट में से। ठीक, अब हम लोग मान ले रहे हैं, चूंकि हमने कहा xn के x में कन्वर्ज करेगा, तो मान ले रहे हैं xn के कन्वर्ज कर रहा है x में as k टेंड्स टू इनफाइनाइट। x में मतलब किसका पॉइंट होगा? x का। ठीक है, नीचे से लिखिए, लेट xn के कन्वर्ज टू स्मॉल x, कन्वर्ज टू स्मॉल x इन कैपिटल X। हाँ, मतलब किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, वो हमने मान लिया क्या है? x है। कन्वर्ज टू स्मॉल x इन कैपिटल X as k टेंड्स टू इनफाइनाइट, as k only k टेंड्स टू इनफाइनाइट, as k टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको केवल क्या दिखाना है कि इनफाइनाइट सबसेट अपना लिमिट पॉइंट रखेगा। अभी हमने आपसे कहा कि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वही क्या होता है? लिमिट पॉइंट। तो x क्या है? लिमिट पॉइंट। बस अब इतना दिखा दीजिए कि x e में पाया जाएगा। अगर x e में पाया जाने लगा तो इनफाइनाइट सबसेट e का हर एक लिमिट पॉइंट e में ही होगा। तुरंत हमारी कंडीशन क्या होगी? प्रूफ हो जाएगी। नीचे से लिखिए, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट x is the limit point of E. Now we have to only prove that x is the limit point of E.
नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ E। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, डाउट नहीं। अब बस अपने दिमाग में इतना रखिए कि हमको बस इतना प्रूफ करना है कि x E का लिमिट पॉइंट है। ठीक, चलिए नीचे से लिखिए लेट, जरा हमको कन्वर्जेंट की परिभाषा बताएंगे क्या? एक्स एन के एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है का क्या मतलब? वो तो मॉड था, यहाँ बताइए क्या बात कर रहे हैं, नहीं आता, भूल गए? एक्स एन के कन्वर्ज टू एक्स एस के टेंड्स टू इनफाइनाइट को लिखते हैं डी एक्स एन के कॉमा एक्स इज लेस देन एप्साइलन। क्यों भाई, बोलिए। मॉड बोलती हैं, यहाँ पे मॉड की जगह क्या है? डी है, लिखिए। लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नीचे से लिखिए सिंस एक्स एन के टेंड्स टू एक्स एस के टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिंस एक्स एन के टेंड्स टू एक्स एस के टेंड्स टू इनफाइनाइट। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N। दिस इम्प्लाइज there exists positive integer capital N such that this implies there exists a positive integer capital N such that k is greater than or equal to n। ये लाइन लिखिए। हाँ, क्योंकि मेट्रिक क्या है? डी। मॉड का मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कौन बताता है? डी। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है ना? दिस इम्प्लाइज दैट अमृता एक्स एन के बिलोंग्स टू ओपन स्पेयर एस एक्स कॉमा एप्साइलन। भावना देखिए, दीपांजलि, तभी इस पॉइंट के इसके सेंटर से दूरी लेने पर एप्साइलन से क्या आती है? छोटी आती है। ठीक है काजल, लिखिए फॉर एवरी के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। बस यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, अब कल समझाएंगे, सर आ गए।